अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है माई साइड ऑफ द माउंटेन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी किताब है जो कि जीन क्रेगर जॉर्ज ने लिखी थी, जो कि एक बहुत अच्छी मशहूर बच्चों की ऑथर हैं और बेतहाशा किताबें लिख चुकी हैं, जिसमें कि ये किताब शामिल है, जिस किताब का नाम भी यही है, माई साइड ऑफ द माउंटेन। और उसी में से इन्होंने एक चैप्टर लिया है। अच्छा, अब किताब ऐसी है कि पढ़ने वाली है। उनका इंटरव्यू एक दफ़ा मैं सुन रहा था, जीन क्रेगेट का, तो बता रही थी कि जब मैंने किताब पहली दफ़ा लिखी थी माई साइड ऑफ द माउंटेन, तो बहुत से पब्लिशर्स ने इस किताब को छापने से इनकार कर दिया था कि नहीं, ये किताब अच्छी नहीं है, इस किताब को पढ़ के बच्चों पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा, बच्चे ये किताब पढ़ के शायद बिगड़ जाएंगे। लेकिन इवेंचुअली बहरहाल उनको कन्विंस किया गया, उनको समझाया गया पब्लिशर्स को, तो उन्होंने छापी और छापी तो बहुत सक्सेसफुल हुई वो किताब। तो वो ऐसा क्यों सोच रहे थे उस ज़माने के पब्लिशर्स के बच्चे बिगड़ जाएंगे? क्योंकि इसमें इन्होंने बच्चों को सिखाया है कि अगर आप तन्हा रहें कहीं तो कैसे रहें, अगर आपको कहीं अकेले गुजारा करना पड़ जाए किसी वजह से तो आप कैसे गुजारा करेंगे। तो पब्लिशर्स ये सोच रहे थे कि भाई इस तरह तो बच्चों को या आप उनको इस बात पर बाहर रहें कि भाई आप तन्हा रह सकते हैं, आप तन्हा रहना चाहिए आपको। तो उन्होंने समझाया पब्लिशर्स को, नहीं ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं चाहते, बल्कि हम बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, ये सिखाना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है ज़िंदगी में, कोई ऐसे मसले आ सकते हैं कि हालांकि हैं तो आप बच्चे, लेकिन आपको बड़ों की तरह उन मसलों को हैंडल करना पड़े, तो फिर कैसे करेंगे। बहरहाल तो ये एक मज़ेदार सा इंटरव्यू था और अब देखें कि वो छप भी गई और फिर कितनी सक्सेसफुल हुई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एज़ ऑलवेज़ मैं चाहूँगा कि आप थोड़े से मायने देख लें। वैसे तो ये एक इस तरह की कहानी है कि इसके सिर्फ मायने देख के काम नहीं चलेगा, बल्कि मैंने आपके लिए तस्वीरें भी निकाल के रखी हुई हैं, क्योंकि ये साइट्स और किसी जगह को डिस्क्राइब करते हुए उसकी इतनी डिटेल में जाती हैं कि वो डिटेल्स के वो क्या क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी तस्वीरें सामने हो तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, कहानी का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, फिर शुरू करते हैं। एक बच्चे को जो है वो ये ख्याल आता है कि मुझे जो है वो अकेले रहना है, और इस ख्याल के साथ ही जो है वो अपने घर से जो है वो निकल जाता है। और ना सिर्फ ये कि अकेले रहना है, बल्कि रहना भी ऐसी जगह पे, एक ऐसी जगह जाना है, तन्हा एक एडवेंचर पे जाना है जहाँ पे कि बर्फ़बारी हो रही है और पहाड़ी सिलसिला है, और उसमें निकल के कैसे वो सरवाइव करना है उसने। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। ज़्यादातर जो उसमें मज़ा है वो इसी बात का मज़ा है कि सरवाइव किया कैसे बच्चे ने, इतने मुश्किल हालात में किस तरह से बच्चा सरवाइव कर सका। तो शुरू करते हैं। I am on my mountain in a tree home that people have passed without ever knowing that I am here. मैं अपने पहाड़ पे मौजूद हूँ, एक ऐसे घर में जो दरख्त के अंदर मौजूद है। ट्री होम जो दरख्त में मौजूद घर होते हैं, दरख्त के अंदर घर बनाया हुआ मैंने, जिसके पास से लोग गुजर 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 चुके हैं, गुजरते रहे हैं, और उनको कभी ये पता ना चल सका कि अंदर मैं मौजूद हूँ। The house is a hemlock tree 6 feet in diameter. ये जो मेरा घर है ये एक हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक एक तरह का दरख्त होता है, एक बड़े साइज़ का होता है, जो कि गोलाई में इस तरह से समझ लें कि अगर यूँ करके गोल दरख्त था, ऐसे लंबा ऊंचा सा, ठीक है, तो दरख्त के अंदर उसने घुसने की जगह बनाई होगी, कहीं से अंदर दाखिल हुआ होगा। ठीक है, तो दरख्त की जो रेडियस है, सॉरी डायमीटर है, यानी एक कोने से दूसरे कोने तक जो उसकी चौड़ाई है, वो तकरीबन 6 फुट है। ठीक है, 6 फुट इतना है कि एक बड़ा आदमी उसमें लेट सकता है ऐसे, या लेटना चाहे तो ऐसे लेट जाए बड़ा आदमी उसमें। ठीक है, और बच्चा जो है वो समझ लें कि अगर बच्चा 4 फुट का भी है तो बच्चा आराम से लेट सकता है उसके अंदर, और कुछ और सामान भी रख सकता है। अगर ऐसे लेट गया तो यहाँ कुछ सामान रख दिया और यहाँ कुछ सामान रख दिया। ठीक है, तो ये अंदाज़ा बताने के लिए कि दरख्त का साइज़ क्या है, तकरीबन 6 फुट चौड़ा वो दरख्त है। और दरख्त जो है वो जिस किस्म का है वो हेमलॉक ट्रीज़ कहलाते हैं। आई थिंक मैंने आपके लिए इसको सेव करके रखा था, मैं तलाश करके बताता हूँ आपको। हेमलॉक ट्री, यस ये रहे। तो ये हेमलॉक ट्रीज़ हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और नोकीली इनकी जो पत्ते वगैरह होते हैं नोकीले नोकीले से होते हैं। ठीक है,
तो फरमा रहे हैं कि द हाउस इज़ अ हेमलॉक ट्री 6 फीट इन डायमीटर। मेरा घर जो है वो एक हेमलॉक दरख्त है जो कि 6 फुट चौड़ा है। एंड मस्ट बी एज ओल्ड एज द माउंटेन इटसेल्फ, और यकीनन ये इतना पुराना ही है जितना कि ये पहाड़ पुराना है, मतलब बहुत पुराना दरख्त है क्योंकि बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा और बहुत चौड़ा सा दरख्त है। आई केम अपॉन इट लास्ट समर एंड डग एंड बर्नड इट आउट until I made a snug cave in the tree and that I now call home। मैं पिछली गर्मियों में मुझे ये दरख्त मिला था, तो मैंने इसके आसपास खुदाई की, फिर इस दरख्त के अंदर खुदाई की, फिर इसके अंदर जगह जगह आग लगा के इसको साफ़ किया, यहाँ तक कि ये मेरे लिए एक बहुत ही कोजी सा, एक बहुत अच्छा सा गार नुमा घर बन गया दरख्त के अंदर। और अब इसको मैं अपना घर कहता हूँ। स्नग कहते हैं एक ऐसी चीज़ जो अच्छे से फिट आ जाए किसी को, ठीक है, कि मेरे हिसाब से बिल्कुल इसका साइज़ मुनासिब है, बिल्कुल फिट आता है, मेरा जो प्लान था ना मेरा उसके हिसाब से आया है। तो एक गार सा बन गया है मेरे लिए, एक छोटा सा बिल्कुल फिट सा, और उसको मैं अपना घर कहता हूँ। अच्छा, ये बर्निंग क्यों की गई? जैसे एक दरख्त है, दरख्त को अगर आपने दरख्त के बीच में से उसकी छाल वगैरह पहले साफ़ की, फिर अंदर से गूदा उसका साफ़ करते 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 उसको किसी चीज़ से छील के उसको खोद के साफ़ करके फिर उसके अंदर अपना घर बनाया, तो वहाँ कोई आपने थोड़ी सी आग वाग लगा के उसकी लकड़ी को और सख्त कर दिया अंदर ही अंदर से, हल्की हल्की सी आग दिखा के। ये नहीं कि आग जला के बाहर चले गए और पूरा दरख्त जल गया, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हल्की हल्की उसको शोला दिखा के ना किसी चीज़ के ज़रिए से, किसी ब्रांच में आग लगा के उसके अंदर से दरख्त के जो इनसाइड्स थी उनको आग की मदद से थोड़ा पक्का कर दिया, ठीक है। तो अब वो उसको घर कहता है अपना, उसमें एक केव सा बना हुआ है जो। माई बेड इज़ ऑन द राइट एज यू एंटर, जब आप दाखिल होते हैं तो सीधे हाथ की तरफ मेरा बिस्तर है। एंड इट इज़ मेड ऑफ एश स्लैट्स एंड कवर्ड विद डियर स्किन। ये बना हुआ है जी, पतली पतली लकड़ी की पट्टियाँ हैं जो ऐश के दरख्त की हैं। ऐश एक दरख्त की किस्म है, उसकी पतली पतली पट्टियाँ बनाई मैंने, उसका ये दरख्त बनाया मैंने, ठीक है। कभी कभी आप अपने बिस्तर के नीचे देखें तो उसमें भी एक पतली पतली पट्टियों की मदद से ऐसी एक, और ये पट्टियाँ आपस में जुड़ी हुई होती हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये स्लैट्स होती हैं पतली पतली सी, ठीक है। और इनके ऊपर इनको मैंने ढांका हुआ है डियर की स्किन से, यानी हिरन की खाल से ढांका हुआ है। इसके ऊपर चादर की तरफ चढ़ाई हुई है। ऑन द लेफ्ट इज़ अ स्मॉल फायर प्लेस अबाउट नी हाई। मेरे उल्टे हाथ पे एक आग जलाने के लिए, ताकि मैं गर्म रह सकूं, उसकी एक जगह है जिसको आतिशदान कहते हैं। एक आतिशदान है, तकरीबन मेरे घुटनों तक ऊंचा है, ज़मीन से लेके मेरे घुटनों तक उसकी ऊंचाई है। इट इज़ ऑफ क्ले एंड स्टोन्स, और ये बनाया है मैंने मिट्टी का और पत्थरों का। ज़ाहिर है अगर यहाँ पे लकड़ियाँ बाकायदा जलाएंगे तो दरख्त के अंदर अगर लकड़ी जलाएंगे और वो दरख्त की लकड़ी से वो टच होगी वो आग, तो और बहुत देर तक ऐसा होता रहेगा, तो चाहे दरख्त गीला भी हो लेकिन अभी आखिरकार दरख्त आग पकड़ लेगा और बहुत ज़्यादा धुआं देगा और बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट कर सकता है। तो उन्होंने वो जो आतिशदान बनाया है जिसके अंदर अपनी लकड़ियाँ जलानी है उन्होंने गर्म रहने के लिए, वो लकड़ी वो मिट्टी और पत्थर से बनाया है ताकि वो आग पे लकड़ी को ना लगे, ठीक है जी। It has a chimney that leads the smoke out through a knot hole। और एक चिमनी सी बनी हुई है इसके ऊपर, जो मैंने आतिशदान बनाया है उसमें से धुआं निकलने की एक जगह है जिसको चिमनी कहते हैं। वो धुआं निकाल देता है बिलाखिरकार दरख्त से बाहर एक छोटे से नॉट होल के ज़रिए से। नॉट होल क्या होता है? दरख्त के अंदर वो सुराख जो किसी शाख के टूटने की वजह से होता है। वही मैंने निकाल के रखी थी ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए। कहाँ है जी नॉट होल? ये रहा नॉट होल। तो नॉट होल वो सुराख होता है जो दरख्त में इसलिए हो जाता है कि कहीं से कोई शाख टूट जाए तो वो जगह गैप रह जाता है। तो ये देखिए अंदर से इसने नॉट होल तक वो एक चिमनी बनाई और नॉट होल की मदद से धुआं बाहर निकल जाता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आई चिप्ड आउट 3 अदर नॉट होल्स टू लेट फ्रेश एयर इन। उसके अलावा मैंने खुद से ही छील के ना कोई नुकीली चीज़ से दरख्त को छील के 3 नॉट होल और ख़ुद बना लिए थे ताकि जो ताज़ा हवा है वो अंदर आ सके। ये एक नॉट होल था जिसमें से गर्म हवा बाहर जा रही है और ताज़ा हवा अंदर आने के लिए 3 सुराख मैंने और किए दरख्त के अंदर वाली साइड से। द एयर कमिंग इन इज़ बिटर कोल्ड। जो अंदर हवा आती है बहुत सख्त ठंडी हवा होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा होती है। इट मस्ट बी बिलो ज़ीरो आउटसाइड। यकीनन इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत 0 से नीचे होगा। एंड येट आई कैन सिट हेयर इनसाइड माई ट्री एंड राइट विद बेयर हैंड्स। और ये देखिए उसके बावजूद भी मैं अंदर बड़े आराम से बैठा हूँ अपने दरख्त के अंदर और बग़ैर दस्तानों के हाथों से लिख सकता हूँ।
यानी कहना चाह रहे हैं बेयर हैंड्स, खाली हाथों से, यानी दस्ताने के बगैर हाथों से। इतनी सख्त सर्दी है बाहर के मनफी में दर्जा हरारत चल रहा है, लेकिन मैं अंदर बगैर दस्ताने पहने आराम से बैठा लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा खासा इन्होंने गर्मी का इंतजाम किया हुआ है अपने अंदर, तो उनको सर्दी नहीं लग रही इतनी ज़्यादा। द फायर इज स्मॉल टू, आग है जो छोटी सी है, बहुत बड़ी आग नहीं लगाई है मैंने आतिशदान में, आग छोटी सी है। इट डजंट टेक मच फायर टू वार्म दिस ट्री रूम, और एक्चुअली इस छोटे से दरख्त वाले घर को गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा आग की ज़रूरत होती भी नहीं है। 2-4 लकड़ियाँ भी जला लूँ तो छोटी सी जगह है ना, इस छोटी सी जगह को गर्म करने के लिए वो 2-4 लकड़ियाँ भी काफ़ी होती हैं। इट इज़ द 4th of December, आई थिंक इट मे बी द 5th। मेरा ख्याल है शायद आज दिसंबर की 4 तारीख है या शायद 5 होगी। आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई हैव नॉट रिसेंटली काउंटेड द नॉचेस इन द एस्पेन पोल, दैट इज़ माई कैलेंडर। मुझे ठीक से नहीं यकीनन मैं नहीं कह पा रहा, क्योंकि अभी कुछ दिन से मैंने रिसेंटली, मतलब करीबी कुछ दिन से मैंने गिनना छोड़ दी हैं या नहीं गिन पाया हूँ वो नॉचेस जो मैंने एस्पेन के पोल में लगाई थी, जो कि मेरे कैलेंडर के तौर पे काम कर रहा है। एस्पेन एक दरख्त की किस्म होती है, पहले वो शक्ल दिखा दूँ मैं आपको जल्दी से, फिर मैं बताऊँगा नॉचेस क्या होती हैं। एस्पेन 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 कहाँ है भाई, ये रहा। एस्पेन का दरख्त में क्या ख़ासा होती है कि वो सीधा सीधा होता है, लंबा सा, ठीक है, सीधे सीधे लंबे लंबे दरख्त होते हैं। तो इस दरख्त को काट के इसका एक डंडा बनाया जा सकता है, उसको कमरे के अंदर गाड़ा जा सकता है। तो सीधे सीधे दरख्त का उसने काट के एक डंडा बनाया और डंडा अपने कमरे में गाड़ लिया, छोटे से कमरे में, और उसके अंदर वो नॉचेस लगा रहे। नॉच क्या होती है, चाकू की मदद से उसमें छोटा सा गड़ा सा कर देना, एक किया फिर दूसरा किया फिर तीसरा किया, इससे दिन गिन रहा था वो। दिन गिनने के लिए कैलेंडर के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहा था कि एक दिन हो गया मुझे आया हुआ, मंगल को आया था, अब बुध हो गया, जमरात हो गई, जुम्मा हो गया, हफ्ता हो गया, इतवार हो गया, पीर हो गया। ऐसे वो डेट्स उसमें काट काट के डेट्स बना देता था। लेकिन ये कि पिछले कुछ दिनों से मैंने वो काउंट नहीं किया कि कितने दिन हो गए हैं मुझे, तो इसलिए मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि आज क्या डेट है। आई हैव बीन जस्ट टू बिजी गैदरिंग नट्स एंड बेरीज, स्मोकिंग वेनिजन, fish and small game to keep up with the exact date। आज असल में दर हकीकत एग्जैक्टली क्या तारीख़ है ये याद रखने के से मैं कासिर इसलिए रहा, आज एग्जैक्टली क्या तारीख़ है ये बात याद रखने से मैं मजबूर इसलिए रहा कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था कुछ कामों में। वो काम क्या थे, मैं नट्स जमा कर रहा था। नट्स मतलब जैसे पीनट्स हैं या और दूसरे तरह के दरख्तों की नट्स हैं जैसे कि, और मैं बेरीज़ जमा कर रहा था, ठीक है, बेरीज़ जैसे रसबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं जो खाने के में इस्तेमाल होती हैं। और मैं कुछ गोश्त था जिसको कि मैं स्मोक कर रहा था। अच्छा, स्मोक करना क्या होता है कि वेनिजन ख़ास तौर पे ऐसे गोश्त को कहते हैं जो कि हिरन का या हिरन जैसे किसी जानवर का गोश्त हो, जो जंगल में आसानी से शिकार हो जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि इन्होंने शिकार भी किया होगा और उनका गोश्त भी काट के निकाला हुआ होगा, सारे काम इनको करने आ रहे होंगे। अच्छा, स्मोक क्यों करते हैं गोश्त को, कि गोश्त को अगर आप कच्चा रख दें तो वो जल्दी सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो उसको क्या करते हैं, थोड़ी सी आग पे हल्का सा सेक लेते हैं, हल्का सा धुआं लगा देते हैं उसको इस तरह से कि वो फिर आध कच्चा पक्का होता है। तो उस सूरत में वो ज़्यादा अरसे, तवील अरसे के लिए चल जाता है, ठीक है, यानी कई महीने भी सड़े बगैर, ख़राब हुए बगैर निकाल देता है। तो किसी काम की तैयारी कर रहे थे ना, तो इसीलिए वो चीज़ें जमा कर रहे थे। इसका मतलब है किसी की तैयारी कर रहे थे कि बहुत ख़तरनाक ऐसा लगता है, कोई मौसम ऐसा आने वाला है कि जिसके लिए बहुत मसरूफ़ था, इतना मसरूफ़ था कि दिन भी उसको हिसाब रखना याद नहीं रहा कि अभी कौन सा दिन चल रहा है, क्योंकि उसने अभी ज़्यादा ज़रूरी ये समझा कि मैं जल्दी जल्दी तैयारी करूँ, बहुत सख्त सर्दियाँ शायद आने वाली हैं। तो उसने जो वो नट्स जमा करने थे, बेरीज जमा करनी थी, बहुत सारा गोश्त ऐसा था जिसको उसने स्मोक करना था ताकि वो ज़्यादा अरसे चल सके, मछली जमा करनी थी, ठीक है, स्मोकिंग वेनिजन, फिश एंड स्मॉल गेम, और स्मोक करना था उसने वेनिजन को, फिश को, मछलियों को, और स्मॉल गेम कहते हैं ऐसे छोटे जानवर जिनका शिकार किया जाए, जैसे खरगोश हैं या कोई छोटे परिंदे हैं, छोटी मुर्गाबी है कोई इस तरह की, तो टर्की टाइप के छोटे छोटे टर्की हैं, तो उनका शिकार करके किया जाता है, तो उनको स्मॉल गेम कहते हैं। तो स्मॉल गेम यानी छोटे छोटे जानवर जो थे उनके गोश्त को, और मछलियों के गोश्त को और हिरन के गोश्त को स्मोक करने में लगा हुआ था मैं, कि उनको ज़्यादा अरसे चलाना था मुझे। तो इसलिए मैं नहीं साथ दे पाया, नहीं बराबर से वक्त निकाल पाया कि मैं एग्जैक्ट डेट बता सकूं क्या है आज।
ठीक है। The lamp I am writing by is dear fat, poured into turtle shell with a strip of my old city trouser for a wick. और ये जो लैंप मैंने बनाया हुआ है, ये जो दिया है जिसके साथ मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है? ये दिया है जिसके रोशनी में मैं लिख रहा हूँ, ये हिरन की चर्बी है जो मैंने उंडेली हुई है एक टर्टल के शेल के अंदर। खोल है टर्टल का, कछुए का एक खोल है, उसके अंदर मैंने एक चर्बी उंडेली भी है, और उसके अंदर मैंने डुबोया हुआ है अपने एक पुराने ट्राउज़र, पुरानी पैंट का जो मेरे शहर में पहनता था मैं, उसके एक चीथड़े को मैंने उसमें डुबोया हुआ है, उसके कपड़े के उस टुकड़े को डुबोया हुआ है विक के तौर पे, लॉ के तौर पे। समझ रहे हैं ना बात? कि जी जो लैंप होता है वो, ये देखिए ना, लैंप होता है तो लैंप ऐसा होता है कुछ, उन्होंने खरगोश उसकी कछुए की के खोल से एक लैंप बनाया हुआ है, इसमें ऑयल है, उस ऑयल के अंदर जो है वो एक कपड़ा इन्होंने डुबोया हुआ है अपनी पतलून का, इसको आग लगाई हुई है। तो यूं ये एक रोशनी करने में कामयाब हुए जिस रोशनी में लिख रहे हैं। विक को उर्दू में कहते हैं लॉ। इट्स स्नोड ऑल डे यस्टरडे एंड टुडे, ये आज कल का सारा दिन और आज भी सारा दिन बर्फबारी होती रही। आई हैव नॉट बीन आउटसाइड सिंस द स्टॉर्म बिगेन, और मैं बाहर नहीं निकल सका हूँ जब से कि तूफान शुरू हुआ। एंड आई एम बोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस आई रैन अवे फ्रॉम होम 8 months ago टू लिव ऑन द लैंड, और मैं पहली दफ़ा बोरियत का शिकार हुआ हूँ, बोरियत महसूस कर रहा हूँ उन गुज़िश्ता 8 महीनों में, जबकि मैं 8 महीने पहले अपने घर से भागा था इस सरजमीन पे रहने के लिए। अच्छा, लिव ऑन द लैंड का मतलब होता है जंगल में रहना, ऐसे ऐसे रहना कि बाकायदा कोई घर ना हो, बल्कि खुली ज़मीन में, खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारना, इसको लिव ऑन द लैंड कहते हैं। तो ये जो मैंने फैसला किया था कि मैं भी जो है वो आज़ाद ज़िंदगी गुजारूंगा, बिल्कुल खुली ज़मीन में, खुले आसमान के नीचे। तो ये 8 महीने हो गए हैं मेरे इस फैसले को, जब मैं घर से भाग गया था इस फैसले की वजह से। तो तब से अब तक मैं पहली दफ़ा ऐसा है कि बोरियत महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सख्त तूफ़ान की वजह से मैं अंदर बंद हूँ, बाहर नहीं जा सका हूँ। और यही वो वजह थी जो बात उन्होंने कही ना, मैं घर से भाग गया था, जिसकी वजह से पब्लिशर्स इसको पब्लिश नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने समझाया कि भाई मैं घर से भागने की तबलीग नहीं कर रही बच्चों को, मैं ये नहीं कह रही कि आप घर से भागो, मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर किसी तरह से, किसी वजह से इस तरह के माहौल के शिकार हो जाओ, इतनी मुसीबत में फंस जाओ, तो फिर गुजारा कैसे करोगे, ये सीख लो। ठीक है। अच्छा जी, आई एम वेल एंड हेल्दी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सेहतमंद हूँ। द फूड इज़ गुड, खाना वाना बेहतरीन है। समटाइम्स आई ईट टर्टल सूप एंड आई नो हाउ टू मेक अकॉर्न पैनकेक्स, कभी कभी मैं टर्टल सूप पीता हूँ, कछुए का सूप पी लेता हूँ। कभी मुझे पता है कि अकॉर्न के पैनकेक्स कैसे बनाए जाते हैं। अकॉर्न क्या होते हैं? ये भी एक तरह के नट्स होते हैं, और अगर आपने आइस एज कार्टून देखा है तो उसमें जो सबसे पहले एक नट होता है ना, जो कि वो बर्फ़ में दबा रहा होता है, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में बर्फ़ टूट जाती है, तो वो एकॉर्न था। बल्कि शायद मैंने आपके लिए एकॉर्न भी निकाल के रखा हुआ था, इमेज वो भी दिखा देता हूँ मैं, ये राजी। तो ये होता है एकॉर्न। ठीक है, अब ये एकॉर्न एक नट होता है जैसे कि और दूसरे नट्स होते हैं। तो एकॉर्न के अंदर क्या ख़ास बात है कि इसमें भी ग़िज़ाइयत होती है। इसको अगर आप पीस लें तो इसका आप आटा बना सकते हैं, जिसकी मदद से जो है वो आप कोई रोटी शोटी टाइप की बना सकते हैं, कोई पैनकेक टाइप का बना सकते हैं। ठीक है, तो इसने क्या बताया कि मुझे आता है कि एकॉर्न का पैनकेक कैसे बनाते हैं। तो एकॉर्न को पहले पीसा जाएगा, पीस के उसका आटा बनेगा, फिर आटे में पानी वानी मिला के कुछ, अगर उसको फिर अगर फ्राई करें तो वो पैनकेक बन जाता है। I keep my supplies in the wall of the tree in wooden pockets that I chopped myself. मैं अपने जो सप्लाइज़ यानी वो सामान जो कि मेरी गुज़र बसर के लिए ज़रूरी है, उसको दरख्त की दीवारों में रखता हूँ। लकड़ी की मैंने पॉकेट्स बनाई हुई हैं, समझ लें कि लकड़ी की दराज़ें बनाई हुई हैं मैंने, जो मैंने ख़ुद काटी दरख्त के अंदर। अच्छा जी, मैं करके दिखाऊँ आपको कैसे काटी होंगी। कि अगर ये इनका घर सा है जो कि इन्होंने बनाया होगा, तो जगह जगह ऐसे सुराख से किए होंगे लकड़ी के अंदर, गहराई के अंदर। ठीक है, इससे क्या हुआ होगा कि इन्होंने यहाँ पे सामान रखने की जगह बना दी होंगी, तो दराजनुमा सी या शेल्व्स सी बन गई होंगी, उन्होंने खुद काटी। ठीक है, चॉपिंग का मतलब है किसी चीज़ को कुल्हाड़ी से या तेज़ धार आले से काटना। एवरी टाइम आई हैव लुक्ड एट दोज पॉकेट्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 days आई हैव फेल्ट लाइक अ स्क्विरल। और हर दफ़ा जब मैं इन पॉकेट्स को, इन शेल्व्स को देखा मैंने इन पिछले 2 दिनों में,
तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं कोई स्क्विरल हूँ, कोई गिलहरी हूँ। ठीक है, ये देखें, ये इनका ये होल है, ये देखें, ये इन्होंने आग लगाई हुई है यहाँ पे, और ये क्ले और पत्थरों से जगह बनाई हुई है और गर्म महसूस कर रहे हैं। और ये रहा वो टर्टल का शेल है, उसके अंदर उन्होंने आग लगा के रोशनी की हुई अपने कमरे को रोशन करने के लिए। और ये छोटा सी जगह है, और ये देखें यहाँ पे इनका छोटा सा बेड बना हुआ है। ठीक है, तो हर दफ़ा जब मैं इधर उधर इन पॉकेट्स को देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है जैसे मैं कोई गिलहरी हूँ। विच रिमाइंड्स मी आई डिडंट सी ए स्क्विरल वन होल डे बिफोर दैट स्टॉर्म बिगन। और अभी मुझे गिलहरी क्यों महसूस कर रहे हैं, क्योंकि गिलहरी भी ऐसी होती है ना कि वो दरख्त के अंदर छुप के रहती है और जगह जगह अपने वो छुपा के रखती है नट्स वगैरह को, ताकि वो उसकी मदद से अपना मुश्किल वक्त और तूफ़ान वगैरह को गुजार सके, बर्फ़ को गुजार सके, सख्त सर्दियों को गुजार सके। तो अभी स्क्विरल की बात की ही थी कि अचानक से मुझे याद आया, विच रिमाइंड्स मी, इससे मुझे याद आया कि आई डेंट सी ए स्क्विरल वन होल डे बिफोर दैट स्टॉर्म बिगन। इस तूफान के शुरू होने से पूरा एक दिन पहले से ही मुझे कोई गिलहरी नज़र नहीं आई। आई गेस दे आर होल्ड अप एंड ईटिंग देयर स्टोर्ड नट्स टू। तो मेरा ख्याल से वो भी जो है वो कहीं बिल बना के अंदर छुप के बैठे होंगे। होल्ड अप, बिल बना के कहीं छुप के बैठ जाना, और वो भी अपना महफूज किए हुए जो नट्स हैं उनको भी खा रहे होंगे, मज़ा कर रहे होंगे। I wonder if the baron, that is wild weasel, who lives behind the big boulder to the north of my tree, is also denned up. अच्छा, डेन कहते हैं कछाड़ बना के या किसी गार में जगह बनाकर छुप के रहना। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या वो जो जिसका एक नाम मैंने रखा है, एक वीज़ल का एक नाम रखा है बैरन, एक वीज़ल है उसका नाम रखा है इन्होंने बैरन, क्योंकि जब आप तन्हा रहते हैं तो आपको फिर जानवरों के भी नाम रखने का दिल चाह रहा होता है ताकि आप इसे ऐसी ख्याली अंदाज में बातें तो करें। तो एक वीज़ल क्या होता है? वीज़ल एक तरह का नेवला होता है, नेवले जैसी शक्ल का, एक चूहे जैसा, बड़े से चूहे जैसा कह लें। तो नेवले की शक्ल का एक जानवर होता है। और मैं सोचता हूँ कि क्या बैरन ने, जो कि एक जंगली वीज़ल है, जो कि रहता है एक बड़े से पत्थर, बोल्डर कहते हैं गोल पत्थर को, बड़ा सा, जो कि मेरे दरख्त के नॉर्थ में वाक़ है। तो दरख्त अगर यहाँ वाक़ है तो इसके नॉर्थ में इधर कहीं वो बड़ा सा पत्थर मौजूद है। तो उस पत्थर के पीछे रहता है। क्या उसने भी कोई गार वार सा बना के उसके अंदर छुप के रह रहा होगा या नहीं? क्योंकि तूफ़ान आया हुआ, उस तूफ़ान में सभी छुप गए होंगे। वेल एनीवेज, आई थिंक द स्टॉर्म इज़ डाइंग डाउन बिकॉज द ट्री इज़ नॉट क्राइंग सो मच। वेल बहरहाल फिर भी मेरा ख्याल तो ये है कि अब तूफ़ान जो है वो अब ख़त्म हो रहा है। डाइंग डाउन मतलब अब ख़त्म हो रहा है, उसका ज़ोर ख़त्म हो रहा है, क्योंकि दरख्त अब इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा नहीं रहा। दरख्त क्राई करने का मतलब क्या है? जब तेज़ हवा चलती होगी और दरख्त लहराता होगा तो उसके लहराने से अंदर जो है वो चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आती होगी, चूं चूं ऐसे करके आवाज़ आती होगी। तो उसको कह रहा है कि दरख्त ज़्यादा क्राई नहीं कर रहा, ज़्यादा चरचरा नहीं रहा दरख्त। तो इससे मुझे लगता है कि अब शायद तूफ़ान ख़त्म हो रहा है। When the wind really blows, the whole tree moans like right down to the roots, which is where I am. और जब वाकई बहुत तेज़ हवा चलती है तो पूरा दरख्त ऐसे मौन करता है। मौन उन आवाज़ों कहते हैं जो रोते हुए निकाली जाती ना, तो ऐसे मौन करता है, ऐसे वो दुहाई देता है रोते हुए, ऐसी कराहने की आवाज़ें निकालता है कि पूरी जड़ों तक वो आवाज़ें आती हैं जहाँ के मैं मौजूद हूँ। ये जड़ों के पास मौजूद है ना, बिल्कुल नीचे की तरफ। Tomorrow I hope the Baron and I can tunnel out into the sunlight. कल मुझे उम्मीद है कि वो जो मेरा वीज़ल दोस्त है बैरन और मैं, हम दोनों ही ये कर पाएंगे कि जो हमारे बाहर निकलने का रास्ता है वहाँ पे तो बर्फ़ जम चुकी होगी, तो उस बर्फ़ को खोद के फिर बाहर निकलने का रास्ता एक टनल की शक्ल में बनाना पड़ेगा। तो इसको कह रहे हैं कि वी कैन टनल आउट इनटू द सनलाइट। हम सूरज की रोशनी में, धूप में निकल पाएंगे अपने बंद दरवाज़ों के सामने की बर्फ़ को खोद कर। तो उम्मीद है मैं भी ये खोद के बाहर निकल पाऊंगा और वो भी खोद के निकल आएगा। आई वंडर इफ आई शुड डिग द स्नो। मैं सोचता हूँ कि क्या मुझे अभी ही बर्फ़ को खोदना शुरू कर देना चाहिए, बट दैट वुड मीन आई वुड हैव टू पुट इट समवेयर। लेकिन फिर मुझे वो बर्फ़ कहीं डालनी पड़ेगी। अगर मैंने अभी ही बर्फ़ खोदनी शुरू की जो दरवाजे के पास जम गई है कहीं, तो उसको खोद के डालूंगा कहाँ? बाहर तो अभी मैं निकल नहीं पाऊंगा। बर्फ़ इतनी मोटी जम गई है कि अभी जो मैं बर्फ़ खोदूंगा उसको अपने गार के, अपने दरख्त के अंदर ही कहीं पुट करना पड़ेगा मुझे। तो that would mean I would have to put it somewhere, and the only place to put it is my nice snug tree. और जो वाहिद जगह मेरे पास है कि मैं उस बर्फ़ को कहीं फेंकूंगा, वो मेरा इतना अच्छा सा, कोजी सा, छोटा सा, मुझे बड़ा फिट आता हुआ दरख्त है। मैं यहाँ क्यों डालूंगा भाई?
मे बी आई कैन पैक इट विद माई हैंड्स एज आई गो, या फिर मैं उसको ना दबा दबा के ना उसको छोटे छोटे ईंटों की शक्ल में दे सकता हूँ, ऐसे साइड में ईंटें बना बना के रखता जाऊँ, जैसे जैसे मैं खुद खुद के आगे बढ़ता जाऊँ तो जो खुदी हुई बर्फ़ है उसको ईंटों की शक्ल में दबा दबा के और कोने में जमा करता जाऊँ। आई हैव ऑलवेज डग इन टू द स्नो फ्रॉम द टॉप, नेवर फ्रॉम अंडर। आज से पहले जब भी कहीं मुझे बर्फ़ में खुदाई करनी पड़ी तो ऐसा हुआ कि मैं ऊपर मौजूद हूँ खुले आसमान तले, और ऊपर से बर्फ़ को खोद के नीचे जा रहा हूँ किसी काम की वजह से, कुछ नीचे से निकालना है। अंदर से कभी मैंने बर्फ़ को नहीं खोदा कि मैं बर्फ़ के नीचे दबा हुआ हूँ और खोद के बाहर निकलना हूँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। द बैरन मस्ट डिग अप फ्रॉम अंडर द स्नो, बैरन भी तो बर्फ़ के नीचे से ही खोद के बाहर निकलेगा ना, जो मेरा दोस्त है। आई वंडर वेयर ही पुट्स व्हाट ही डिग्स, मैं सोचता हूँ कि जो वो खुदाई करके बर्फ़ को फेंकता होगा वो अंदर ही अंदर वो कहाँ फेंकता होगा। वेल आई गेस आई विल नो इन द मॉर्निंग, बाल मेरा ख्याल है कि मुझे सुबह पता ही चल जाएगा, जा नहीं जाऊँगा मैं सुबह तक, क्योंकि मैं खुद भी खोदूँगा तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने क्या किया बर्फ़ के साथ, और फिर जाके उसका जो उसके रहने की जगह उसको देखूँगा तो उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने क्या किया। When I wrote that last winter, I was scared and thought maybe I would never get out of my tree. जब पिछली सर्दियों में मैं इसी तरह लिख रहा था, when I wrote that last winter, जब पिछली सर्दियों में इसी तरह लिख रहा था, I was scared and thought maybe I would never get out of my tree. तो उस वक्त मैं काफ़ी खौफज़दा था और समझ रहा था, ये सोच रहा था कि शायद मैं इस दरख्त से कभी बाहर ना निकल सकूँ, अपने दरख्त में से। I had been scared for 2 days, मैं 2 दिन तक काफ़ी खौफज़दा रहा। Ever since the first blizzard hit the Catskill Mountains, और ये तब से हुआ जब से कि पहला जो तूफ़ान था उसने इन कैट्सकिल माउंटेन्स को हिट किया था, यानी यहाँ पे तूफ़ान पहुँचा था। तो मैं 2 दिन से खौफज़दा था, 2 दिन से जब से कि इस तूफ़ान ने इन कैट्सकिल माउंटेन्स को हिट किया था। कैट्सकिल माउंटेन्स वो पहाड़ हैं जहाँ पे कि इस वक्त मौजूद हैं। तो उस वक्त की बात कर रहे हैं, पिछली सर्दियों में भी मैं इस तरह से बैठा लिख रहा था, लेकिन उस वक्त मैं बड़ा खौफज़दा था। When I came up to the sunlight, which I did simply by poking my head into the soft snow and standing up, I laughed at my fears. और जब मैं सूरज की रोशनी में निकला, जो कि मुझे करने के लिए क्या करना पड़ा कि मैंने अपना सर बर्फ़ में डाला और खड़ा हो गया और बर्फ़ हट गई। मतलब इतना ख़तरनाक तूफ़ान नहीं था कि बर्फ़ इतनी जम जाती कि धक्का लगाने के बावजूद वो उनके गेट से बाहर से नहीं हट पाती, इतनी बर्फ़ नहीं थी। बस इसने अपने सर की मदद से थोड़ा धक्का लगाया कि खड़ा होने की कोशिश की, वो खड़ा हुआ तो सारी बर्फ़ हट गई सामने से। तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी, इसकी वजह से मैं हंसा अपने इस खौफ पे कि बिला वजह खौफज़दा हो रहा था। एवरीथिंग वॉज वाइट, क्लीन, शाइनिंग एंड ब्यूटीफुल। हर चीज़ ही जो है ना वो खूबसूरत थी, बहुत ही हसीन लग रही थी, क्योंकि वो सफ़ेद बिल्कुल साफ़ सुथरी चमकदार लग रही थी। द स्काई वॉज ब्लू ब्लू ब्लू, आसमान बिल्कुल नीला हो रहा था। द हेमलॉक ग्रूव वॉज लेस्ड विद स्नो। ग्रूव कहते हैं दरख्तों के झुंड को। तो चूँकि जिस दरख्त में बैठे हुए हैं ख़ुद एक हेमलॉक ट्री है, तो आसपास भी दूसरे दरख्त हेमलॉक ट्रीज़ ही थे। तो हेमलॉक दरख्तों का जो झुंड था वो उस पर झालरें लगी हुई थी बर्फ़ की। लेस कहते हैं झालर को, गोटा किनारी, जो कपड़ों को खूबसूरती के लिए उसमें दामन पे लगाते हैं, आस्तीनों पे लगाते हैं। तो इस तरह से उसकी झालरें, बर्फ़ की खूबसूरत सी झालरें जो हैं वो लगी हुई थी। द मेडो वॉज स्मूथ एंड वाइट एंड द गॉर्ज वॉज स्पार्कलिंग विद आइस। और जो पूरा ये बाग था, ये जो छोटा सा जंगल नुमा बाग की शक्ल थी, ये चरागाह थी या जो वादी थी, यूँ कह लें चलें आसानी के लिए, ये बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल चिकनी और सफ़ेद लग रही थी यहाँ से वहाँ तक। और जो गॉर्ज था वो बर्फ़ की वजह से चमक रहा था। देखें, अब गॉर्ज जो है ना वो ये रास्ता होता है जो कि जिसके दोनों तरफ पहाड़ हों और बीच में से कोई झरना सा गुज़र रहा हो और उसके साथ साथ बहुत सारे दरख्त लगे हुए हों, ठीक है। तो वो जो गॉर्ज था जो कि मेरे साथ ही करीब ही से गुज़र रहा था, झरना सा, तो ये पूरा इलाका जो है वो कहाँ गया, हाँ, वो चमक रहा था बर्फ़ से। इट वॉज सो ब्यूटीफुल एंड पीसफुल दैट आई लाफ्ड आउट लाउड। इतना खूबसूरत और इतना पुरअमन, इतना अच्छा लग रहा था मुझे कि मैं ज़ोर से हंसा। आई गेस्ट आई लाफ्ड बिकॉज माई फर्स्ट स्नो स्टॉर्म वॉज ओवर एंड इट हैड नॉट बीन सो टेरेबल आफ्टर ऑल। मेरे ख़्याल से मैं उस वक्त इसलिए हंसा था क्योंकि जब मैंने ज़िंदगी में पहला अपना ये बर्फ़ानी तूफ़ान गुजार लिया था, वो ख़त्म हो गया था, और ये इतना ख़तरनाक था नहीं जितना मेरे जहन में था कि लो भाई अब बर्फ़ानी तूफ़ान आने वाला है, अब तो बस मुश्किल से ही जान बचेगी।
लेकिन इतना मसला नहीं हुआ, मैं बच पाया, निकल गया इस मरहले से, कोई पार कर लिया मैंने। Then I shouted, और फिर मैं चिल्लाया, I did it, मैंने कर लिया, yes. My voice never got very far. मेरी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकी. It was hushed by the tons of snow. वो आवाज़ दब गई थी टनों बर्फ़ की वजह से. I looked for signs from the Baron Weasel. मैंने जो है वो बैरन वीज़ल, जो मेरा दोस्त था, जिसको मैंने अपना दोस्त बनाया हुआ था, उसके निशान देखने की कोशिश की इधर उधर. His footsteps were all over the boulder, also slides where he had played. और उसके कदमों के निशान जो हैं वो उस बड़े से गोल से पत्थर के चारों तरफ मौजूद थे, और फिसलने के निशान भी थे जहाँ वो खेल रहा था या खेलता था. He must have been up for hours. वो तो कई घंटों पहले ही निकल आया था, इसका मतलब है. Enjoying the new snow, इस नई बर्फ़ को से महसूस हो रहा था. Inspired by his fun, I poked my head into my tree and whistled. और इस मज़े से मैं इंस्पायर होके, इतना मज़ा देख के अपने इर्द गिर्द, मैंने भी अपना सर जो है ना अपने दरख्त के अंदर डाला और मैंने सीटी बजाई. क्यों सीटी बजाई हुई दरख्त के अंदर सर डाल के? Frightful, my trained falcon flew to my fist. मेरा एक ट्रेन किया हुआ फैल्कन था. फैल्कन समझ लें बाज, चीलनुमा परिंदा जो कि शिकारी परिंदा होता है. तो मेरा ट्रेन किया हुआ फैल्कन जो है वो उड़ के मेरे हाथ पे आके बैठ गया. फिस्ट वैसे तो मुट्ठी को कहते हैं, तो बंद मुट्ठी करके आगे बढ़ाते हैं हाथ, तो उस पर आके जो ट्रेंड फैल्कन होते हैं वो आके बैठ जाते हैं उस पर. एंड वी जम्प्ड एंड स्लिड डाउन द माउंटेन. और फिर हम जो है वो पहाड़ के इधर उधर हम खूब खेले, उछलते, छलांगे मारते, यहाँ वहाँ फिसलते पहाड़ के साथ साथ. मेकिंग बिग होल्स इन ट्रेंचेस एज वी वेंट. कहीं जो बड़े बड़े से सुराख करते जा रहे हैं, कहीं खुदाई करके कोई हमने जो है वो ट्रेंचेस बना दी, डिचेस बना दी जहाँ जहाँ हम जाए थे. तो बर्फ़ में अकेले खेल रहा है बंदा तो क्या करेगा, ऐसे ही कहीं सुराख करेगा, कहीं गड्ढा करेगा, कहीं जो है वो ट्रेंच बनाएगा. खंदक जिसको कहते हैं ना, जो अक्सर उसके लिए बनाई जाती है, जंग में खंदक खोदी जाती है. तो मैं ऐसे ही मज़े मज़े से कभी ये कर रहा, कभी वो कर रहा, कभी उछलता कूदता, सुराख करता, बर्फ़ को उड़ाता. इट वॉज गुड टू बी विस्लिंग एंड केयर फ्री अगेन. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि अब मैं दोबारा आज़ाद हूँ, फ़िक्र से आज़ाद हूँ, और सीटियाँ बजा सकता हूँ, खुशी मना सकता हूँ. बिकॉज आई वॉज श्योर स्केयर्ड बाई द कमिंग ऑफ दैट स्टॉर्म. क्योंकि वो जो तूफ़ान आया था ना, उसकी वजह से वाकई बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था. आई हैड बीन वर्किंग सिंस मई. और मैं मई से काम कर रहा था. मई तो गर्मियों के दिन होते हैं ना, वो तूफ़ान तो आएंगे नवंबर दिसंबर में, और गर्मियाँ मई. तो मई से मैं 6 महीने पहले से काम कर रहा था. लर्निंग हाउ टू मेक अ फायर विद फ्लिंट एंड स्टील. मैं ये सीख रहा था कि किस तरह से आग जलाते हैं फ्लिंट और स्टील की मदद से. फ्लिंट जो है वो एक ऐसा पत्थर होता है जिसको जब रगड़ते हैं ना तो उसमें से चिंगारियाँ निकलती हैं. और स्टील कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी मदद से उस पत्थर को रगड़ा जाए, जो कि सख्त हो, जो मेटल की बनी हुई हो. वो कोई नाइफ़ भी हो सकता है, और कोई भी ऐसी तेज़धार चीज़ हो सकती है. तो फ्लिंट और स्टील बहुत कॉमन चीज़ है जिसको कि इस्तेमाल किया जाता है जंगलों में. कोई अगर कैंपिंग वगैरह के लिए गए होते हैं तो लकड़ियों पे आग लगाने के लिए, तो एक पत्थर है, उसके ऊपर अगर आप अपना स्टील रगड़ते हैं तो उसमें से चिंगारियाँ निकलती हैं. तो छोटा सा भूसा जो आप नीचे रखा होता है आपने, पहले उस पर आग लगती है, फिर उस भूसे को उठा के आप छोटी छोटी लकड़ियों पर रखते हैं, उनमें आग लगती है, फिर उन छोटी छोटी लकड़ियों को उठा के आप बड़ी लकड़ियों पर रखते हैं. इस तरह से आग बाकायदा लग जाती है. तो मैंने सीखा कि किस तरह से आग जलाते हैं फ्लिंट और स्टील की मदद से. फाइंडिंग व्हाट प्लांट्स आई कुड ईट. ये सीखा कि कौन से मैं पौधे खा सकता हूँ. हाउ टू ट्रैप एनिमल्स एंड कैच फिश. ये सीखा कि जानवरों को कैसे पकड़ा जाता है ट्रैप में, उनको किस तरह से फंसा के पकड़ा जाता है, और किस तरह से मछली पकड़ी जाती है. ऑल दिस सो दैट व्हेन द कर्टन ऑफ ब्लिजर्ड स्ट्रक द कैटस्किल्स I could crawl inside my tree and be comfortably warm and have plenty to eat. ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा था कि जब वो पर्दा, बड़ा सा पर्दा उस तूफ़ान का इस कैटस्किल माउंटेन को से टकराएगा. पर्दा यूँ कह रहे हैं ना कि वो एक चादर सी होगी जो कि आके ढाँप देगी पूरे पहाड़ को बर्फ़ से. तो ये बड़ी सी तूफ़ान की चादर आके इस पूरे माउंटेन, इस पहाड़ को ढक देगी. तो उस वक्त मैं अपने दरख्त के अंदर घुस सकूँ और बड़े सुकून से गर्म रह सकूं, और खूब मेरे पास खाने की चीज़ें मौजूद हों. ड्यूरिंग द समर एंड फॉल, पूरा गर्मियों का मौसम और ख़ज़ां के मौसम में, आई हैड थॉट अबाउट कमिंग ऑफ विंटर. मैं सोचता रहा था कि सर्दियाँ जब आएंगी तो क्या होगा.
However, on the third day of December, when the sky blackened, the temperature dropped, and the first flakes swirled around me, I must admit that I wanted to run back to New York. हाँ, लेकिन सच्ची बात बताऊं कि वो जो तीसरा दिन था, दिसंबर की तीसरी तारीख थी, जबकि आसमान बिल्कुल काला हो गया और टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, यानी सख्त सर्दी होना शुरू हो गई, और पहले इब्तदाई कुछ बर्फ़ के जो ओले हैं वो मेरे इर्द गिर्द उड़ना शुरू हुए, यानी बर्फ़बारी होना शुरू हुई हल्की हल्की। मैं मानता हूँ, मुझे कहना पड़ेगा कि मेरा दिल चाहा कि मैं भाग के वापस न्यूयॉर्क चला जाऊँ जहाँ से आए थे। Even the first night that I spent out in the woods when I couldn't get the fire started was not as frightening as the snowstorm that gathered behind the gorge and mushroomed up over my mountain. इसमें कई बातें जो समझ नहीं होंगी। हाँ, यहाँ तक कि वो जो पहली रात में यहाँ आया था, वो जो गर्मियों के दिनों में पहली दफ़ा मैं आया था, जब मैं पहली दफ़ा इस पहाड़ पे आया था, तो उस वक्त मुझसे आग नहीं जलाई जा रही थी और मैंने खुले आसमान के तले अपनी रात गुजारी थी। ठीक है, द फर्स्ट नाइट आई स्पेंड ऑन द वुड्स आउट इन द वुड्स, इन पहाड़ों में, इन जंगलों में, पहली दफ़ा जब मैंने अपनी रात गुजारी थी, जब मुझसे आग नहीं जलाई जा रही थी, तब भी मैं इतना खौफज़दा नहीं था जितना कि उस तूफ़ान को देख के मैं खौफज़दा हुआ था, जो जमा हो रहा था इस पूरे गॉर्जियस वादी नुमा जगह पे जहाँ पे मौजूद हूँ मैं। और मशरूमिंग कहते हैं किसी चीज़ का, एक्चुअली मशरूम्स ना बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बड़ी हो रही हो ना, बहुत जल्दी ग्रो कर रही हो, तो उसको भी कहते हैं इट इज़ मशरूमिंग ओवर समथिंग। तो ये जो तूफ़ान था, जब ये उस पहाड़ के ऊपर तेज़ी से बढ़ता चला आ रहा था, उसको देख के जितना मैं खौफज़दा था, उतना खौफज़दा मैं अपनी पहली रात को भी नहीं था, जबकि मैंने उस वक्त आग जलाना भी नहीं सीखी थी। आई वॉज स्मोकिंग थ्री ट्राउट। उस वक्त मैं 3 मछलियाँ, जो दरियाई मछलियाँ होती हैं, उनका नाम ट्राउट है, उनको मैं स्मोक कर रहा था, आग पे जो है भून रहा था अकेले। इट वॉज़ 9 o'clock in the morning, उस वक्त सुबह के 9 बजे थे। आई वॉज़ बिज़ी कीपिंग द फ्लेम्स लो सो दैट दे वुड नॉट लीप अप एंड बर्न द फिश। मैं मसरूफ़ था उन जो आग लगी हुई है, उस आग की जो लपटें होती हैं, उसकी जो लौ होती है, उसको नीचे रखने में, कि कम आग ज़्यादा भड़के नहीं, वरना तो वो ऊपर आके मेरी मछली को जला देगी, जो मछली मैं उस पर भून रहा था, वो मछली जल जाएगी। तो आग के शोले नीचे रहें, इसकी मैं कोशिश कर रहा था। एज आई वर्क इट occurred टू मी दैट इट वॉज awfully डार्क फॉर दैट आवर ऑफ द मॉर्निंग। जबकि मैं ये काम कर रहा था, तो मुझे महसूस हुआ, मुझे ध्यान आया इस बात का कि तो ठीक ठाक अंधेरा हो गया, दिन के इस वक्त के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। फ्राइटफुल वॉज लीस्ट टू हर ट्री स्टब। फ्राइटफुल जो मेरा फाल्कन है, जो मेरा परिंदा है, जो मैंने बताया बाज है, उसको मैंने बांधा हुआ था। लीश करना, पट्टे से बांध के रखना। उसके जो हमने दरख्त के ऊपर उसके बैठने की एक जगह बनाई हुई है, उसके ऊपर स्टब कहते हैं, कहीं एक छोटी सी बैठने के लिए एक जगह मैंने बनाई हुई उसके लिए, लकड़ी की। तो उस पर बैठी हुई थी, वो उस पर बंधी हुई थी। शी सीम्स रेस्टलेस एंड पुल्ड एट हर टेदर्स। तो वो काफ़ी ऐसा लग रहा था, रेस्टलेस कहते हैं, बेआराम कहना यहाँ दुरुस्त नहीं होगा, लफ्ज़ी तर्जुमा अगर इसका बेआराम बनता भी है। रेस्टलेस कहते हैं कि बेचैन। वो काफ़ी बेचैन दिख रहा था और वो खींच रहा था अपनी उस रस्सी को जिससे कि वो बंधी हुई थी। देन आई रियलाइज दैट द फॉरेस्ट वॉज डेड क्वाइट। और फिर मुझे एहसास हुआ कि पूरा जंगल बिल्कुल बहुत शदीद किस्म की खामोशी का शिकार हो गया, बिल्कुल खामोश है। डेड क्वाइट मतलब इतना खामोश जैसे मौत का सा सन्नाटा छा गया। Even the woodpeckers that had been tapping around me all morning were silent. यहाँ तक कि वो जो woodpeckers हैं ना, woodpeckers समझते हैं ना, वुडी woodpecker भी एक कार्टून आता था। ये वो परिंदे होते हैं जो अपनी चोंच से दरख्त को ठोंक के उसके अंदर अपना घोंसला घर बनाते हैं। तो यहाँ तक कि जो woodpeckers थे, जो सारा दिन सुबह से जो है वो टैप 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 कर रहे थे, ठक 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 कर रहे थे आसपास मेरे, वो सब भी खामोश हो गए। The squirrels were nowhere to be seen. गिलहरियाँ कहीं नज़र नहीं आ रही थी। The juncos and the chickadees and the nuthatches were gone. और ये 3 मुख्तलिफ़ तरह के परिंदे हैं, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखें, ये चिकाडीज़ हैं, एक तरह की चिड़ियाँ होती हैं। जंकोज़ हैं, ये भी एक तरह की चिड़ियाँ होती हैं। और ये नथैचेस होती हैं, ये भी एक तरह की चिड़ियाँ होती हैं। ये अपनी दरख्तों में ठोक के सुराख करके घर बनाती हैं, ये भी वुडपेकर्स की तरह। ठीक है, तो क्या फरमा रहे हैं कि ये तीनों तरह के परिंदे जो थे, जो हर वक्त इर्द गिर्द उड़ते रहते थे, चिड़ियाँ छोटी छोटी सी थी, वो भी गायब हो गए थे। दे वर गॉन।
आई लुक टू सी व्हाट द बैरन वीजल वाज डूइंग। मैंने देखा नजर घुमा के इधर उधर कि वो जो बैरन वीजल मेरा जो दोस्त है वो क्या कर रहा है। ही वॉज नॉट अराउंड, वो भी कहीं नहीं नज़र आया मुझे। आई लुक्ड अप, तो फिर मैंने ऊपर देखा। फ्रॉम माई ट्री यू कैन सी द गॉर्ज बियॉन्ड द मेडो। मेरे दरख्त के पास से खड़े होकर आप देख सकते हैं वो पूरा जो गॉर्ज है उस मेडो के से आगे। मैं फिर एक दफ़ा आपको दिखाऊं गॉर्ज क्या होता है। देखें, जैसे कि एक गॉर्ज है, दो पहाड़ों के बीच में से पानी के गुजरने की जगह, और मेडो जो है वो इधर कहीं उल्टे हाथ पे या सीधे हाथ पे कहीं इनका एक वादी सी है जहाँ जो चरागाह सी है जो ग्रीन है और उसमें दरख्त उगे हुए हैं। तो वहाँ पे अपने दरख्त पे खड़े होकर ये देख सकते हैं इस गॉर्ज को, इस जगह को ये देख सकते थे दूर से ही। ठीक है, तो फ्रॉम माई ट्री यू कैन सी द गॉर्ज बियॉन्ड द मेडो। वो जो मेरे यहाँ पे एक वादी सी है उसके पार जो गॉर्ज है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। वो जो दर्रा सा बना हुआ है जहाँ से कि दरिया बह रहा है। वाइट वाटर पोर्स बिटवीन द ब्लैक वैट बोल्डर्स एंड कास्केड्स इनटू द वैली बिलो। सफ़ेद पानी बह रहा होता है काले पत्थरों, बड़े बड़े काले पत्थरों के बीच में से। सफ़ेद क्यों होता है वो पानी? चूँकि पानी जब हिट करता है पत्थरों को पूरी ताकत से तो वो उसके झाग बनते हैं पानी के अंदर, तो वो देखने में ऐसा लगता है जैसे पानी सफ़ेद है। सफ़ेद पानी जो है वो तेज़ी से बह रहा होता है। और कास्केड्स कहते हैं एक के ऊपर एक लहरों के का बनना, एक के ऊपर एक चीज़ों का बहना। तो एक के ऊपर एक करके पानी जो है उसकी लहरें एक के ऊपर एक बह रही होती हैं उस वादी में, जो कि नीचे एक वादी और है उसमें कुछ आबशार नुमासी कैफियत बनती है। दी वाटर दैट डे वॉज एज डार्क एज दी रॉक्स। उस दिन पानी भी उतना काला दिख रहा था जैसे कि वो पत्थर काले थे, क्योंकि ऊपर से सनलाइट नहीं आ रही थी ना, बादल बिल्कुल बादलों ने ऐसा ढक लिया था कि बिल्कुल अंधेरा हो गया था, तो पानी भी काला दिख रहा था। ओनली दिस साउंड टोल्ड मी दैट इट वाज स्टिल फॉलिंग। और सिर्फ आवाज़ से महसूस हो रहा था कि वो जो आबशार सा बना हुआ है वो अभी भी बह रहा है। अबव द डार्कनेस स्टूड अनदर डार्कनेस। और इस पूरी स्याही जो कि मैं अपने इर्द गिर्द देख रहा था तो हर तरफ अब एक अंधेरा सा था, उसके ऊपर जब मैं देखा तो उसके ऊपर भी एक पूरी स्याही थी। वो स्याही क्या थी? द क्लाउड्स ऑफ विंटर, वो सर्दियों के बादल, ब्लैक एंड फियरसम, काले और खौफनाक कर देने वाले, खौफजदा कर देने वाले। दे लुक्ड एज वाइल्ड एज द विंड्स। वो ऐसे ही वाइल्ड लग रहे थे, बेकाबू लग रहे थे, जैसे कि हवाएं बेकाबू चल रही थी। दैट वर ब्रिंगिंग देम, जो उन बादलों को उठा के लेके आ रही थी अपने पर। आई वॉज सिक विद फ्राइट, मुझे तो खौफ के मारे मेरी तो हालत ख़राब हो गई। आई न्यू आई हैड इनफ फूड, मुझे पता था कि बस काफ़ी खाना मौजूद है, बट नोइंग डिडंट हेल्प। लेकिन ये बात पता होने के बावजूद भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, खौफ अपनी जगह मौजूद था। आई वॉज स्केयर्ड, मैं अभी भी खौफज़दा था। आई स्टैम्प्ड आउट द फायर एंड पॉकेटेड द फिश। मैंने वो आग बुझाई और मछली जेब में डाली। आई ट्राइड टू विसल फॉर फ्राइटफुल बट couldn't पर्स माई शेकिंग लिप्स टाइट इनफ टू गेट आउट एनीथिंग बट। मैंने फ्राइटफुल को आवाज़ लगाने के लिए सीटी बजाना चाहिए, लेकिन मैं अपने होंठों को सही से गोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे होंठ भी कांप रहे थे उस वक्त। इतना टाइट उनको अपने होंठों को गोल नहीं बना पा रहा था। तो फिर सिवाय इसके कि मेरे मुंह से एक की आवाज़ निकले और कुछ नहीं निकल रहा था, नहीं सीटी नहीं निकल रही थी। सो आई ग्रैब्ड हर बाय द हाइड स्ट्रैप्स that are attached to her legs and we drove through the deer skin door into my room in the tree। तो मैंने पहले सीटी बजा के चाहा कि वो आके मेरे हाथ पे बैठ जाए, लेकिन उससे सीटी नहीं बज रही थी। तो मैंने उसको पकड़ा उन स्ट्रैप्स, उन पट्टों की मदद से जो उसकी टांगों से बने हैं, जो कि किसी खाल के बने हुए हैं। हाइड कहते हैं किसी जानवर की खाल जो उतरी हुई हो, तो किसी जानवर की चमड़े के बने हुए पट्टे जो मैंने उसकी टांगों पर बांधे हुए थे, मैंने उनकी मदद से उसको पकड़ा और हम भागते हुए तेज़ रफ्तारी से जो है वो अपने दरवाजे के अंदर घुसे, अपने कमरे के दरवाजे में जो कि दरख्त में था, जिसके ऊपर के मैंने हिरन की खाल का पर्दा चढ़ाया हुआ था। क्या ऐसा दरवाज़ा बनाया हुआ था जो हिरन की खाल को तान के दरवाज़ा सा बनाया हुआ था, उसके अंदर हम भाग के दाखिल हो गए। फिर वो तूफ़ान कैसे गुजारा, उसकी सख्ती को कैसे झेला, उसको कैसा महसूस किया, उस खौफ में क्या लिखा उस वक्त, क्या बातें नोट की, और फिर जब बाहर निकले तो कैसा महसूस किया, कैसे आग लगाना सीखी थी, क्या कुछ किया था। एक एक बात इतनी मज़ेदार है कि आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो वह दिल नहीं चाहता कि आप कहानी को रखें उसको ख़त्म किए बगैर। बहरहाल तो ये थी बहुत मज़ेदार सी एक एक्सेप्ट था, एक एक्सट्रैक्ट था। अब हम आते हैं जी, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी और आपने बहुत एंजॉय भी किया होगा।
कोशिश की मैंने कि आपको सारी तस्वीरें भी दिखाता रहूँ जो नई नई चीज़ें उन्होंने, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो उन्होंने बताई। अब हम आते हैं सवालों की तरफ, और हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगा कि भाई आपने सवाल मैं अच्छे से समझा दूँगा, जवाब खुद लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में रट्टा लगा के जाना बंद कर दें। आपको ये एहसास हो जाए कि हाँ भाई, मैं चैप्टर अच्छी तरह समझ चुका हूँ या समझ चुकी हूँ, और अब मैं जवाब खुद लिखने की मुझ में सलाहियत आ गई है। और सलाहियत कैसे आएगी कि जब आप कोई एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके जवाब खुद लिखेंगे, किसी से चेक करवाएंगे, फिर वो चेक होने की वजह से उसमें कोई इंप्रूवमेंट्स आएंगी, उन इंप्रूवमेंट की मदद से अगले चैप्टर में और इंप्रूवमेंट लेके आएंगे, उसके जवाब और अच्छे लिखने की कोशिश करेंगे, फिर उससे अगला चैप्टर उससे अच्छा, यहाँ तक कि जब आप बुक एंड करेंगे ना, तो आप यकीन जानिए कि आप ऑलमोस्ट अपने सारे जवाब खुद लिखने के काबिल होंगे, और आपको ये एहसास हो चुका होगा कि मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा चैप्टर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, मुझे चैप्टर समझ में अगर आ गया तो बस उसके बाद मैं जवाब खुद अटैम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसकी आदत डालना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये किताब पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो मैं सवाल अच्छे से समझा देता हूँ, आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इतनी मिन्नतों के बाद अब आप जवाब खुद लिखने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। वेयर डज़ दी नरेटर लिव? नरेटर कहते हैं कहानी सुनाने वाले को, या किताब सुनाने वाले को, या बातें सुनाने वाले को, जो किसी को सुना रहा हो किस्सा विस्सा। तो वो कहाँ रहता है? डिस्क्राइब हिज होम, उसका घर बताइए कैसा है। सो कैसे बताएंगे? द नरेटर लिव्स, क्योंकि डज आए ना सवाल में, तो इसलिए जवाब में लिव के बजाय लिव्स हो जाएगा। द नरेटर लिव्स इन आ, वो कहाँ रहता है? एक दरख्त के घर में। उस दरख्त का नाम भी बता दीजिएगा। उसके घर की तफसील बताइए। अब बताइए कि कैसा घर है, तो अंदर से कैसा है? एक 6 फुट चौड़ा दरख्त है, जिसके अंदर उसका एक तरफ उसका बेड पड़ा है, और एक तरफ उसकी कुछ है, और एक तरफ क्या है। वो सारी बातें जो उन्होंने शुरू में बताई थी, वो सारी बातें हैं आपको एक्सप्लेन करनी है कि उसका घर अंदर से कैसा दिखता है। ठीक है। वाई इज़ द नरेटर अनश्योर ऑफ द एग्जैक्ट डेट? नरेटर को एग्जैक्टली सही डेट क्यों नहीं याद? द नरेटर इज़ नॉट श्योर या इज़ अनश्योर ऑफ द एग्जैक्ट डेट बिकॉज, ऐसे के बाद शुरू करेंगे और फिर बताएंगे क्योंकि वो कुछ ज़्यादा मसरूफ़ रहा है, उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो डेट का हिसाब लगा के रख सकता होता। ठीक है, और किन कामों में मसरूफ़ रहा है वो बता दीजिएगा। स्मोक करने में, और ये करने में, दरख्त अपना गोश्त को स्मोक करने में, और नट्स जमा करने में, और वो सारी बातें जो आई थी पीछे। ठीक है, ये हो गया दूसरा सवाल। हाउ लॉन्ग हैज़ द नरेटर बीन लिविंग इन द वाइल्ड? द नरेटर हैज़ बीन लिविंग इन द वाइल्ड फॉर डैश मैनी मंथ्स। ये पीछे से देख क्या बता सकते हैं कितने महीनों से रह रहा है। और यूँ भी कह सकते हैं कि सिंस लास्ट समर, यूँ भी बात हो सकती है वैसे, लेकिन बेहतर है कि आप महीने बता दें, क्योंकि महीने इन्होंने दिए हुए हैं। What activities keep the narrator? What activities keep the narrator busy? Narrator को क्या क्या काम मसरूफ़ रखते हैं? तो there are many activities that keep the narrator busy. अब वो सारी एक्टिविटीज़ बता दें कि वो जनाब अपना घर का इंतज़ाम करता है, वो खाने को जमा करता है, वो लकड़ियाँ जमा करता है, वो शिकार करता है, वो मछलियाँ पकड़ता है, वो सारे काम करता रहता है। तो वो सारी बातें आप यहाँ पे बता सकते हैं। Which two animals have the narrator given names to and what are the names? वो कौन से दो जानवर हैं जिनको नाम दिया इसने? एक उसने वीज़ल को नाम दिया। The two animals that the narrator has given names to, और फिर आगे बताएंगे, are, एक वीज़ल है और दूसरा फैल्कन है, और वीज़ल का नाम ये है और फैल्कन का नाम ये है, बता दीजिएगा। ठीक है जी। How long has the narrator been inside because of the snowstorm? The narrator has been inside for dash days because of the storm. यहाँ पे for dash days आप ऐड कर देंगे, कितने दिन के लिए रहा है बता देंगे, और आखिर में फिर लिख देंगे because of the snowstorm. What does the narrator do once the snowstorm has passed? क्या करता है नरेटर वो जब स्नोस्टॉर्म चला गया था? अब ये पीछे पिछले साल की बात पूछ रहे हैं। पिछले साल उसने क्या किया था नरेटर ने जब स्नोस्टॉर्म, when the snowstorm has passed, the narrator digs out the snow, pokes his head into the snow and stand up, and he could see the sunlight, or he could go outside. इस तरह से क्या बता सकते हैं? एंड देन उसके बाद क्या किया था उसने, यही बताना है यहाँ पे। फिर वो खेला कूदा उछला, उसने गड्ढे किए, खड्डे खोदे, तो मज़े किए, यहाँ से वहाँ रोल करता फिरा, वो सारी बातें यहाँ पे आप बता देंगे कि क्या किया उसने स्टॉर्म के बाद। हाउ डज़ ही फील ड्यूरिंग द स्टॉर्म? ड्यूरिंग द स्टॉर्म ही फील्स, सॉरी चूँकि डज़ है सवाल में तो यहाँ फील्स आएगा। ड्यूरिंग द स्टॉर्म ही फील्स वेरी, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? पीछे 10 दफ़ा इस्तेमाल किया उसने, वही लफ्ज़ इस्तेमाल कर दीजिएगा। बहुत खौफज़दा महसूस कर रहा था। अच्छा, अब एक लफ्ज़ में नहीं मज़ा आएगा ना ख़त्म करने में। वो बहुत खौफज़दा महसूस कर रहा था। वो खौफज़दा महसूस कर रहा था क्योंकि बहुत सख्त सर्दी थी। उसने कभी इतना ठंडा वक्त कभी नहीं गुजारा था घर से बाहर, तो उसको यकीन नहीं था कि वो अपनी ज़िंदगी बचा भी पाएगा या नहीं। ये इस तरह से पूरा लिखेंगे ना, फिर मज़ा आएगा। हाउ डज़ ही फील आफ्टर द स्टॉर्म? गिव एविडेंस अबाउट
what he said and did to support your answer. उसके बाद स्टॉर्म के बाद उसने क्या महसूस किया? स्टॉर्म के बाद वो हंसा, मुस्कुराया, उसने अच्छा महसूस किया. After the storm he felt that he was foolish for being so scared. और वो कैसे साबित होता है? Because when he poked his head out, he laughed and he shouted and all that. He started playing. सारी बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं. इससे साबित होता है कि वो खुशी महसूस कर रहा था और अपने खौफ ज़दा होने पे हंस रहा था. This question is more difficult. Let's see how difficult it is. What skills does the narrator have that have helped him survive in the mountain? वो कौन से skills हैं, वो कौन से काम इसको आते हैं जिसकी मदद से वो इन पहाड़ों में उसने survive कर लिया. The skills that the narrator have that have helped him survive in the mountains were या are, और फिर आप बताएंगे कौन कौन से तरीक़े हैं. He can catch fish, he can catch game, he can trap small animals, he can make fire with the help of flint and steel. He has trained a falcon to help him hunt for small animals, and so on and so forth. So में कितने सारे काम हैं. He can work on the wood, he can carve wood, he can dig through the sand to make his own home वगैरह वगैरह वगैरह. He knows how to make पैनकेक्स. कितनी सारी बातें हैं ना. वो सारी बातें जितनी आप लिख दें उतना ही अच्छा है, आपका जवाब अच्छा सा हो जाएगा. ये सारी बातें पीछे बुक में आई हुई हैं. ठीक है जी. तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी. अच्छे खासे जवाब मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं. मतलब थोड़ा थोड़ा सा आपको ऐड करेंगे तो आपके जवाब पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपको चाहिए भाई, खुद करना है. शाबाश. ठीक है. तो अब देखते हैं जनाब आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब हमें को लिख के दिखाता है. अगर आपके पास कोई टीचर अवेलेबल ना हो जिससे कि आप इस्लाह ले सकते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे कि सर ये सवाल का जवाब मैंने कैसा लिखा, या इवन आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं. मैंने अपना ईमेल एड्रेस आपके सामने लिख दिया है. तो अब इंशाल्लाह किसी और अच्छे से लेक्चर के साथ, किसी और अच्छे से लेसन के साथ मुलाकात होगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.